हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्ट्री। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जनरल साइंस सामान्य विज्ञान प्रैक्टिस रेट श्रृंखला 7 लेकर आया हूँ। ये कुल 25 प्रश्नों की श्रृंखला होती है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन सभी से मिला के 25 प्रश्न तैयार किए गए हैं। ये ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला है जो हमारी उच्च स्तरीय टीम के उच्च मार्गदर्शन में तैयार किए गए हैं। ये सभी प्रश्न आपके लिए यूजफुल होंगे। ऑल ओवर इंडिया पीसीएस जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी एवं भारत के सभी पीसीएस, रेलवे से संबंधित सभी एग्जाम, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एएलपी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे जेई, एसएससी से संबंधित सभी एग्ज़ाम, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, जेई, बैंक से संबंधित सभी एग्ज़ाम, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, आईबीपीएस, एलआईसी, डिफेंस से संबंधित सभी एग्ज़ाम जैसे एयरफोर्स एक्सवाई, नेवी, एसएसआर, एफकैट एवं वैसे सभी एग्ज़ाम जहां पर जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी प्रश्न डायरेक्टली बेसिस पे आपको वहां देखने को मिलेंगे। डायरेक्टली बेसिस पे आपको आपके एग्ज़ाम में हिट करेंगे। तो जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं उसे आप बनाने की कोशिश कीजिए। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आते हैं उसे आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए और बार बार उसे प्रैक्टिस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। अगर नींबू का रस है उसे हम खाने का सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, उसमें अगर हम नींबू के रस को डालते हैं तो उसमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगर हम खाने के सोडा, बेकिंग सोडा में मुख्य रूप से अगर नींबू का रस जो कि अम्लीय है, अगर उसे हम डालेंगे तो उसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? अगर हम फ़ोटो की बात करें तो जो साधारणतः पेपर पर बने फ़ोटो होते हैं, काफ़ी समय बाद उनमें पीलापन आ जाता है एवं उसके काफ़ी समय बाद वो धीरे धीरे काले होते हैं एवं विलुप्त की प्रजाति में आ जाते हैं। परंतु वैसी कौन सी प्रिंट फ़ोटो है जिनकी अवधि काफ़ी लंबी या सबसे लंबी होती है? ऑप्शन है फिक्सर वाले रंगीन प्रिंट, पिक्सर के बिना रंगीन प्रिंट, श्वेत श्याम प्रिंट, कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्वेत श्याम प्रिंट। मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो फोटो प्रिंट में सबसे अधिक जिनकी जीवन अवधि होती है वो होती है श्वेत श्याम प्रिंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संवेष्टना प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उनके अंग थे। भारत में अगर हम हरित क्रांति की बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति मुख्यतः अगर देखा जाए तो भारत में 1966 से 67 के दौरान आई थी, जिसे हम पहली हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, एवं दूसरी हरित क्रांति 1990 से 92 के दौरान आई थी। इसमें मुख्य रूप से जितने भी फसल थे उनको विकास करना था, सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध कराना था, खाद, उर्वरक, इन सभी में काफ़ी ज़्यादा उत्पादन क्षमता बढ़ाना था, एवं HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का ज़्यादा से ज़्यादा आयात करना था। तो मुख्य रूप से इसमें आपसे ये
पूछ रहा है कि कौन से हरित क्रांति के अंग थे। ऑप्शन है जनशक्ति, यांत्रिकी, कृषि उपकरण और विद्युत। बी नंबर फसल प्रतिमान में परिवर्तन, औद्योगिकीकरण और रासायनिक उर्वरक। ऑप्शन सी सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में। ऑप्शन डी विद्युत, सिंचाई और शुष्क खेती का चलन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई सुविधा को बढ़ाना, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में। मुख्य रूप से अगर देखी जाए तो सिंचाइयों के लिए नहर बनवाना, पानी की व्यवस्था करवाना, जल कूप लगवाना, हैंडपंप, डीप बोरिंग, ये सभी चीज़ें करवाना, एवं तरह तरह के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इन सभी चीज़ों को एकत्रित करवाना, एवं वैसे बीजें जो कम समय में जल्दी तैयार हो जाए एवं ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन करे, जिसे हम HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के नाम से जानते हैं, उन सभी चीज़ों का उत्पादन करना मुख्य रूप से हरित क्रांति का लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार होगा। ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। अगर एक ताम्र का डिस्क है, उसमें अगर एक होल है, अगर मुख्य रूप से उसे हम फ्लेम में ले जाएं और उसे हम गर्म करना स्टार्ट करें तो धीरे धीरे ये जो होल है वो कहीं ना कहीं छोटा हो जाएगा। इसमें मुख्य रूप से विज्ञान की प्रतिक्रिया काम कर रही होती है और इसके कारण जो होल है वो घटता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी, इसकी खोज किसने की थी। ऑप्शन है मैडम क्यूरी ने, जे थॉमसन ने, रॉन्टजन ने, बैकुरल ने। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, मुख्य रूप से इसकी खोज हेनरी बैकुलर के द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक बाह्य स्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन से अपतृण को उपयोगी पाया गया है। अगर मुख्य रूप से हम देखें तो जो उद्योगों में प्रदूषित जल निकल रहे होते हैं, उन प्रदूषित जलों को अगर बाह्य स्राव से रोका जाए तो उनके लिए मुख्यतः क्या यूज किया जाता है। ऑप्शन है पांथेनियम, हाथी घास, जलकुंभी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक बाह्यस्राव में जितने भी जल प्रदूषित होते हैं उन सभी को रोकने के लिए मुख्यतः हम जलकुंभी का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। इनमें से कौन सी गैस है जिसकी ऊष्मा मान काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। तो आप ये चीज़ें जान लीजिए कि जिन गैसों में या जिन सब्सटेंसों में कार्बन की मात्रा या कार्बन के कंपाउंड जितने ज़्यादा होंगे उनमें ऊष्मा की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी। ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, भाप अंगार गैस, कोयला गैस, इंडेन गैस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक गैस, जिसमें मुख्य रूप से ऊष्मीय मान काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसैट 2 कहाँ से प्रमोचित किया गया था। इनसैट 2 एक सैटेलाइट है जो मुख्य रूप से प्रमोचित किया गया था या प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन है वैंकूवर कनाडा, कोरू, श्रीहरिकोटा, चांदीपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इनसैट 2 जो कि एक सैटेलाइट एक उपग्रह है। ये मुख्य रूप से कोरू अंतरिक्ष स्टेशन से प्रक्षेपित या प्रमोचित
किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। अगर कोई फल कच्चे हैं या हरे हैं, जैसे कि कच्चे आमों को पकाया जाता है, कच्चे केलों को पकाया जाता है, तो इनमें से मुख्य रूप से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसका ऑप्शन है एथिलीन, एसीटिलीन, ईथेन, मीथेन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जितने भी कच्चे फल होते हैं या फिर जितने भी हरे फल हैं, उनको मुख्य रूप से कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? तो मुख्य रूप से ओजोन का ह्रास करने के लिए किस पीड़कनाशी का उपयोग होता है? ऑप्शन है DDT, बेंजीन, मेथिल ब्रोमाइड, एथिलीन, ओजोनाइड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। मेथिल ब्रोमाइड मुख्य रूप से एक ऐसा पीड़कनाशी है जो कि ओजोन का ह्रास कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन साधारण नाम है। एस्पिरिन जिसे हम मुख्य रूप से किस और अन्य नाम से जानते हैं? ऑप्शन है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलेट, मेथिल सैलिसिलेट, एसीटिल सैलिसिलेट एसिड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एस्पिरिन। इसे और हम एसीटिल सैलिसिलेट एसिड के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में जैव सेल कौन सा है? इनमें से कौन सी ऐसी चट्टानों का उदाहरण है जिसमें जैव सेल पाए जाते हैं? तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो चट्टान तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इग्नियस रॉक, एक होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक और तीसरे होते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक जिसको आग्नेय चट्टानें भी कहते हैं, इनका निर्माण मुख्य रूप से ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है उसमें जो लावा निकलते हैं, वही लावे का जब जमाव होता है तो वो मैग्मा बनते हैं, और वही मैग्मा जब ठंडा हो जाते हैं तो उससे इग्नियस रॉक आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। जबकि उसी मैग्मा में और भी ज़्यादा काफ़ी मौसम परिवर्तन होता है, तो वो जो इग्नियस रॉक है वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, एवं इसी मेटामॉर्फिक रॉक में वेदरिंग कारण बहुत सारे मौसमी प्रक्रिया, प्रतिक्रिया एवं बाह्य एवं अंतः बल लगने के कारण यही सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में जैव सेल कौन सा है? ऑप्शन है संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट, स्लेट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जैव सेल के अगर उदाहरण की हम बात करें तो कोयला मुख्य रूप से जैव सेल का एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणों से क्या होता है? मुख्य रूप से तीन प्रकार की किरणें हैं, अल्फा किरणें, बीटा किरणें एवं गामा किरणें। अल्फा किरणें जो कि पॉजिटिव चार्ज होती है, बीटा किरणें जो कि नेगेटिव चार्ज होती है, एवं गामा किरणें जो कि न्यूट्रल होती है। तो मुख्य रूप से आपसे गामा किरणों के बारे में पूछ रहा है, गामा किरणों से क्या हो सकता है? ऑप्शन है जीन म्यूटेशन, ऑप्शन बी छींकना, ऑप्शन सी जलन, ऑप्शन डी ज्वर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जीन म्यूटेशन। गामा किरणों से मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जीन म्यूटेशन का जीन में मुख्य रूप से परिवर्तित होने का काम हो रहा होता है। जैसा कि अगर हम परमाणु बम के बारे में बात करें, हिरोशिमा
और नागासाकी में यूएसए के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय गिराए गए थे, तो उन सभी से बहुत सारे लोगों के जीन में म्यूटेशन हो चुका है, जीन में परिवर्तन हो चुका है, जिसके कारण कुछ बच्चे अभी भी विकलांग, गूंगे, बहरे, अपंग इस तरह से जन्म लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। एस्पिरिन को हम और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है मेथिल सैलिसिलेट, हाइड्रोक्सी सैलिसिलेट, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एलिकिल सैलिसिलिक एसिड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन की अगर हम बात करें तो एस्पिरिन को मुख्यतः एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालंगस में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? अगर मुख्य रूप से गोताखोर है, अगर वो समुद्र में जा रहे हैं या फिर सागर, महासागर, नदियों में जा रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन का टैंक लेकर जाते हैं और उसमें ऑक्सीजन के साथ मुख्यतः कौन सी गैसें मिलाई जाती है? ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। हीलियम गैस जो कि मुख्यतः एक्वालंगस में जब गोताखोर जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ उन्होंने हीलियम भी मिलाया जाता है। हीलियम काफ़ी ही हल्की गैस होती है और श्वसन की क्रिया में ये भी सहायक होती है, तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? मुख्यतः मैं आपको बता दूं कि भोपाल गैस त्रासदी जो कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में घटी थी, जिसमें फैक्ट्री में अचानक गैस का रिसाव प्रारंभ हो गया था और इस गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की जान चली गई थी, जिसमें मुख्यतः कौन सी गैस थी? ऑप्शन है फॉस्जीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्लोरीन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी जो कि 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, इसमें मुख्य रूप से मिथाइल आइसोसाइनेट का स्रावन या रिसाव हुआ था, जिसके कारण हजारों लोगों की जानें गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वर्तमान मानव जिसे हम होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था? होमो सैपियंस, इनके इतिहास के बारे में हमसे पूछ रहा है कि इनका इतिहास जो है वो कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है 1 लाख, 10,000, 50,000, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगर पृथ्वी पर हम मानव के अस्तित्व के बारे में बात करें या पृथ्वी पर हम मानव के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो मुख्यतः ये 10,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है एवं होमो सैपियंस जो आधुनिक मानव का पूर्वज है उसे उस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म रिकॉर्ड से पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले किसने की थी? अगर हम जीवाश्म रिकॉर्ड से पता लगाएं तो मुख्यतः हम ये चीज़ें जान पाते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े चट्टानों, शिलाओं में चित्रकारी पाई गई है। ये सभी चित्रकारी सबसे पहले किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है क्रो मैग्नॉन ने, जावा कपी मानव ने, पेकिंग मानव ने, निएंडरथल ने। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। मुख्य रूप से क्रो मैग्नॉन मानवों के द्वारा जीवाश्म रिकॉर्ड
में ये चीज़ें पता लगाया गया है कि प्राचीन काल के जितने भी शिलाओं पे, पत्थरों पे जितने भी चित्रकारी पाए गए हैं वो क्रो मैग्नन मानव के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है? जो आधुनिक मानव है उनका अगर मुख्य रूप से देखें तो सीधा पूर्वज किन्हें माना जाता है? ऑप्शन है रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आज जो आधुनिक मानव पाए जा रहे हैं उन आधुनिक मानव का अगर हम सीधा पूर्वज की बात करें तो सीधे पूर्वज के रूप में होमो इरेक्टस को माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था, तो उनमें से कौन से प्राणी या जानवर हैं जिनको मनुष्य के द्वारा सबसे पहले पालतू के रूप में उपयोग किया गया था? ऑप्शन है कुत्ता, घोड़ा, शुअर, गाय। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। कुत्ता एक ऐसा पालतू जानवर है जो कि मुख्य रूप से अगर मानव जाति के द्वारा देखा जाए तो सबसे पहले पालतू के रूप में उपयोग में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष क्षेत्र में किसी जीव जंतु के सारे सदस्यों के जीन बनते हैं आबादी का। अगर किसी क्षेत्र विशेष में देखा जाए तो जितने भी जीव जंतु हैं उनके सदस्य की अगर बात करें तो उनके जीन मुख्यतः किन आबादी के बनते हैं? ऑप्शन है जीन पूल, जीन रूप अर्थात जीनोटाइप, जीन प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जीन पूल, जो कि मुख्य रूप से किसी जीव जंतु के सारे सदस्यों एवं जीनों को बताते हैं एवं उनके विशेष क्षेत्र को भी ये दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल स्तनियों तथा शेष पृथ्वी पर यूथेरिया के जैव उद्विकास में परस्पर किस प्रकार के उद्विकास का आभास मिलता है? तो ये चीज़ें आप याद रखिए कि मार्सुपियल स्तनी ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं एवं शेष पृथ्वी जो है उसमें यूथेरिया के जैव विकास में परस्पर जो उद्विकास का अभाव मिलता है वो क्या है? ऑप्शन है सह उद्विकास, अपसारी उद्विकास, समानांतर उद्विकास, अभिसारी उद्विकास। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, समानांतर उद्विकास। ये एक उद्विकास की ऐसी प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल स्तनियों तथा शेष पृथ्वी पर यूथेरिया के जैव उद्विकास में परस्पर ये आभास मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नई जीव जाति की उद्विकासीय उत्पत्ति तब हो जाएगी जब एक नई प्रकार की जीव जंतु या जाति है उसकी उद्विकास उत्पत्ति कब मानी जाएगी? ऑप्शन है युग्म कजन में, परागमन में, विविध गुणसूत्रों के खंडन की अदला बदली हो जाएगी, किसी आबादी में इतने जीन परिवर्तन हो जाएंगे कि इसका अन्य आबादियों से जारणिक पृथक्करण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्म कजन में समजात गुणसूत्रों के बीच परागमन के समय खंडों की अदला बदली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से राइट आंसर कौन है उसको आपको चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि किसी आबादी में इतने जीन परिवर्तन हो जाएंगे कि इनका अन्य आबादियों से जारणिक पृथक्करण
हो जाएगा। अगर एक नई जीव जंतु की उत्पत्ति या उद्विकास होता है तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से इसमें जो अन्य आबादियों में जननिक पृथक्करण हो जाएगा एवं जीन परिवर्तन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक अपवाहन या विचलन क्या है? आनुवांशिक अपवाहन या विचलन, इसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है, जीन्स की अंतःप्रजनन से कोई समानता नहीं होगी। ऑप्शन बी, जीन्स की बारंबारता के क्रमबद्ध परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन सी, बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन डी, जीन्स की बारंबारता में अनियमितता परिवर्तन आता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगर मुख्य रूप से आनुवांशिक अपवाहन या विचलन के बारे में बात करें तो इनमें से जो बड़ी आबादियां हैं उनमें महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न होता है, उनमें तरह तरह के चेंजेस, बदलाव हमें देखने को मिल रहे होते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पे है या विलुप्ति की कगार पे है, मुख्य रूप से ये क्या है? तो डुगोंग जो कि एक समुद्री जीव है, ये आजकल इंडेंजर्ड स्पीसीज में पाए जा रहे हैं और ये काफ़ी तेजी से प्रायः विलुप्ति के कगार पे हैं। ये क्या है? स्तनधारी, बोनी फिश, उभयचर, शार्क। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि एक स्तनधारी जानवर है और मुख्य रूप से ये काफ़ी तेजी से विलुप्ति के कगार पे है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थी आपके लिए 25 प्रश्नों की सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की श्रृंखला, जिसमें मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी के सभी क्वेश्चंस कराए। ये सभी ऐसे उच्च स्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला थी जो डायरेक्टली बेसिस पे आपके एग्ज़ाम में हिट करेगी एवं आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके पास जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ग्रुप है उनमें से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए रेडी होते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट को एक बार विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट में और भी काफ़ी सारे अच्छे वीडियो हैं जो भिन्न टॉपिक पे बनाए गए हैं, जो कि डायरेक्टली बेसिस पे आपको ऑल ओवर इंडिया में किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फैक्ट्री। करो तैयारी जीत की।